हमारे यहाँ बिहार में अधिकतर फैमिली में क्या होता है ना कि इंग्लिश का माहौल नहीं होता है। अगर आपको सबसे कोई वीक सब्जेक्ट मिलेगा लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही आपको मिलेगा। हमारे यहाँ के खास करके ग्रामर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जो खास करके गांव घर में रहने वाले हैं उनका स्पोकन और उनका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, जो फोनेटिकल लेवल है, वो आपको बहुत कम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। तो अभी अभी जो है मॉर्निंग में आए हैं। रात में जो है हमारे यहाँ भोज था, तो इनविटेशन था। तो चलिए, आज का हमारा विषय रहेगा कि कुछ क्या बहुत सारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने हमसे पूछा कि सर आप कैसे इंग्लिश सीखे। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में अधिकतर फैमिली में क्या होता है ना कि इंग्लिश का माहौल नहीं होता है। अगर आपको सबसे कोई वीक सब्जेक्ट मिलेगा लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही आपको मिलेगा। हमारे यहाँ के खास करके ग्रामर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जो खास करके गांव घर में रहने वाले हैं उनका स्पोकन और उनका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, जो फोनेटिकल लेवल है, वो आपको बहुत कम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स और सब्जेक्ट्स की तुलना में आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उन पे कमांड जो है बहुत कम बच्चों को आपको मिलेगा। हमने तो कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो इंग्लिश ऑनर्स कर रखे हैं, यहाँ से इंग्लिश में पीजी कर रखे हैं, लेकिन उनका भी अभी भी पूरा फुल कमांड थरोली नहीं हुआ है। थरोली का मतलब स्पोकन पे भी कमांड हो, उच्चारण पे भी कमांड हो, और साथ ही साथ जो है लिखने बोलने पे भी कमांड हो। हालांकि लिखने में कुछ बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, अच्छा लिखते हैं, उनकी राइटिंग बहुत एबिज़मल होती है, बहुत अथाह राइटिंग होती है, उसको पकड़ना साधारण आदमी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर स्पोकन की बात करें तो उनका उच्चारण, क्योंकि नेटिव होने के कारण जो है, रूरल एरियाज़ होने के कारण उनका उच्चारण उतना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ आजकल के बच्चे जो शहर में रहते हैं, जन्म यहाँ लिए हैं, शहर में रहते हैं, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट या बोर्डिंग में पढ़ते हैं, तो उनका जो है उच्चारण बहुत बेहतर होते जा रहा है दिनों दिन। कुछ ऐसे भी है जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं और बता देते हैं कि आखिर मैंने कैसे इंग्लिश सीखी। बहुत दिनों से पूछ रहे थे बहुत सारे, और मैं बता नहीं रहा था। नहीं बता रहा था, इसका कारण था कि हर कुछ का एक समय होता है, और समय से पहले कुछ बताने से भी ब्रेन में जाता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फैमिली से ही, क्योंकि हर एक आदमी की जो है फैमिली जो है सबसे बड़ा स्कूल होता है। आपने कहीं पढ़ा होगा कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, कि माता पिता जो है वो बच्चे के जो है पहला टीचर होते हैं। अगर उसका घर का शिक्षा अच्छा नहीं है, अगर उसके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, अगर घर में ही क्लेश होता रहता है, माता पिता क्लेश कर रहा है, हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में मनाव रहता है, तो इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर जाता है। अब जब ये सारी क्रियाएं चलती रहती है तो इसमें लैंग्वेज जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जितनी भी घर के कामकाज होते हैं वो किस लैंग्वेज में हो रहा है। वो हिंदी में हो रहा है, मैथिली में हो रहा है, बंगाली में हो रहा है, उड़िया में हो रहा है, किस लैंग्वेज में हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी मैथिली लैंग्वेज प्रिवेलेंट था, बचपन में हम यही थे, तो मैथिली लैंग्वेज प्रिवेलेंट था। लेकिन हमारे जो ग्रैंड फादर थे उनका इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड था, तो हमारा बचपन से ही उनसे जो है इंग्लिश में इंटरेक्शंस बनता रहा। जब हम बहुत छोटे से थे तभी हमें लगभग बहुत सारे वर्ड्स याद थे, लगभग 4 साल 5 साल के थे तभी से हमने वर्ड पावर शुरू कर दिया था। ABCD सब जो है वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ थी हमारे लिए उस टाइम में, ठीक है, क्योंकि रोज़ हमको प्रैक्टिस करवाते थे, नई नई ग्रामर्स की बुक ला के खरीद के देते थे। एक गांव है दरभंगा ज़िला में, उसका नाम है पाली, ये घनश्यामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहाँ हम बचपन में रहते थे, और हमारे ग्रैंड फादर जो है वो चौक पे जाते थे, और वहाँ पर में जा कर के जो है बुक्स लाते थे खरीद के, अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग राइटर्स के, और लाते ही नहीं थे। अब उसे हमें पूरा भी करना होता था, उसे हमें याद भी करना होता था, उसको हमें तैयार भी करना होता था। तो इससे होता क्या था मेरा कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना उस पर हमारा पकड़ धीरे धीरे ढीला होता चला गया। जैसे मैथमेटिक्स हैं या और जो सब्जेक्ट्स जो पढ़ाई होती थी, हालांकि वो आर्ट्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और वो भी इंग्लिश में ज़्यादा कोशिश करते थे पढ़ाने का, और पढ़ाते थे।
क्योंकि कमांड इंग्लिश से फुल था। ग्रामर की तो बात ही मत पूछो। ग्रामर में उस टाइम में हमको लगता है कि जो आसपास के थे वो उनसे पढ़ने के लिए आते थे। तो हमने वहाँ से शुरू करी और सीखते रहे। उसके बाद हम 10th के बाद चले आए दिल्ली। तो दिल्ली कुछ दिन रहे, उसके बाद नोएडा चले आए। तो नोएडा और ये सब सारा जो है NCR में आता है, और ये कोई दूर दराज या कोई रूरल एरियाज़ नहीं। नोएडा कोई छोटा मोटा सिटी नहीं आज की डेट में। जब मैं गया था तब तो छोटा था 2000-2001 में, लेकिन आज के डेट में नोएडा नहीं रहा। अब बहुत बड़े सिटी में उसका काउंट होता है। अगर आप सर्च ऑपरेशन में डालोगे तो नोएडा में आपको कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, IIT आपको देखा जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा जाए, या किसी भी टाइप की जो आपको कंपनी है वो आपको नोएडा में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे फिर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमारे पास फिनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाए 11th क्लास में पढ़ने के लिए। 10th तो कर लिए, लेकिन जहाँ भी हम जाते थे तो हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते थे, इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ करने का प्रयास करते थे, और एज बहुत छोटी थी। ठीक है, तो कम उम्र होने के कारण हमको जो है हमारी बात लोगों को फीलिंग भी नहीं आती थी। अगर मैं 4 वर्ड इंग्लिश में बोल भी देता था तो कोई ऐसा नहीं सोचता था कि ये जमाने का प्रयास कर रहा है, जो आजकल के ज़माने में ज़्यादा हो रहा है ना, कि आजकल के लोग सोचते हैं कि यार ये तो जमा रहा है। आपने देखा होगा कई जगह। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय जस्ट क्योंकि मैं छोटा था तो जब भी मैं बोलता था तो सब हमारी अप्रिशिएट करते थे, और हमको और जो है शाबाशी देते थे, हमको और कहते थे बहुत अच्छा है, और तैयारी करो और आगे जाओ। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे आया नोएडा में, तो वहाँ पे इंग्लिश की न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना शुरू किया। उस समय साइंस टेक्नोलॉजी, खास करके मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें, ये ब्लूटूथ वगैरह उतना प्रेवलेंट नहीं था। रेयर आदमी के पास फ़ोन हुआ करता था, केवल टेलीफोन लाइंस चलती थी, उसमें STD, IST, PCO की बूथ लगी होती थी जगह जगह पे, उससे लोग बात किया करते थे। ठीक है, तो हुआ ऐसा था कि जब हम वहाँ पर में गए और इंग्लिश न्यूज़पेपर का प्रैक्टिस शुरू किए, तो ये प्रैक्टिस केवल 1-2 दिन का नहीं था। हम रोज़ अखबार लेना शुरू किए। कुछ दिनों तक तो हिंदी अखबार पढ़े, पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाले। उसके बाद बीच बीच में बहुत सारी उथल पुथल हुआ, कैसे मैंने कंपनी चेंज किया, कैसे मैंने जगह को चेंज किया अपनी जॉब के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, फिर मैं 2005 से किसी के कहने पर, मैं उसकी भी मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा कि आखिर मैं काम कर रहा था और वहाँ से किसी के कहने पर मैं कैसे मैं पढ़ाने के सेक्टर में आ गया। तो इसीलिए कहता हूँ, एक वीडियो मैंने बताया है कि कोई कौन सा व्यक्ति आपके ज़िंदगी में किस रूप में आएगा और कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की बात को कभी काटना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात कहता है तो उसकी बात को गौर से सुनिए, उसकी बात को गौर से समझिए, और कभी भी किसी भी आदमी को कम मत समझिए। हो सकता है एक छोटे से भी आपको सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो हुआ यही वहाँ पर में, जब हम वहाँ पर में गए, वहाँ पर में उस व्यक्ति के पास गए तो उसने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया है कि आप कोचिंग शुरू करो, आपकी इंग्लिश अच्छी है। जबकि हमारे पास उन्हें डिग्री नहीं थी, केवल 10th में कर रखा था, 10वीं पास करके मैं वहाँ गया था जॉब करने, लेकिन वो सुपरवाइज़र का वहाँ काम करता था। तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी इंग्लिश में बना रखी है, लेकिन फिर से मैं कोशिश करूँगा आपको जो है हिंदी में भी एक कभी मैं आपको नैरेट कर दूँगा उस स्टोरी को। तो आगे हुआ ऐसा कि मैं जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो मैं नर्सरी से शुरू किया था, फिर नर्सरी से होते होते LKG, UKG, ऐसे करते मैं लास्ट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर एक फैकल्टीज़ के MBA जो कर रहा है वो भी इंग्लिश सीखने आ रहा है, BTech कर रहा है वो भी इंग्लिश सीखने आ रहा है। हर एक मतलब क्लास के जो हर एक फैकल्टी के लगभग हमारे कोचिंग में इंग्लिश स्पोकन सीखने आते थे, इंग्लिश की ग्रामर सीखने आते थे, न्यूज़पेपर रीडिंग करने आते थे, इंग्लिश की राइटिंग सीखने आते थे। तो इसलिए कहते हैं कभी भी लंबी यात्रा होती है तो हमेशा जो है नीचे से ही शुरू होती है। कोई भी आदमी सीधा ऊपर नहीं चला जाता है, आपको एक एक सीढ़ी पकड़ के ऊपर चलनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ भी यही हुआ और इसको मैंने प्रैक्टिस रखा। अब हम करते क्या थे कि लगभग 5 से 6 घंटे रोज़ का अंग्रेजी का अखबार पढ़ते थे, रोज़ का एवरीडे पढ़ते थे 5 से 6 घंटे। हमारे जो कॉलोनी में लोग रहते थे वो कहते थे कि इसका तो लग रहा है दिमाग ख़राब हो गया, ये इतना पढ़ता है किसी दिन इसका ब्रेन ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। फिर मैंने लगे मैंने इंटर करी, ग्रेजुएशन करी, पीजी करी, इसके बाद 2-3 ग्रेजुएशन अलग से किया मैंने। कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स बाद में बच गए, उसका भी प्रिपरेशन जो है धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। म्यूज़िक में भी मैंने बीए करी। उसके बाद मैं 2019 की एक बिहार की वैकेंसी आई थी, उससे मैंने जो है वो एक एग्ज़ाम निकाला, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि धीरे धीरे सब कुछ हुआ। अब आप कहेंगे कि कौन सा अखबार मैंने पढ़ा इंग्लिश की, तो स्टार्टिंग में मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इस पर ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन 2008 से 7 या 8 में मुझे याद है कि महेंद्र कपूर का डेथ हुआ था, जो बहुत बड़े सिंगर थे फिल्म इंडस्ट्री के। उससे कुछ दिन पहले से ही मैं इंग्लिश का अखबार जो है पढ़ना शुरू किया, और द हिंदू को मैंने स्टार्ट किया था। द हिंदू जो है आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा कहने वाला पेपर है। अगर आपको अपनी वर्ड पावर बनानी है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर इंग्लिश में किसी भी तरह का कंपटीशन आपको क्रैक करना है, तो द हिंदू मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि द हिंदू को करो। ऐसा करते करते मैंने इतने वर्ड्स याद कर डाले कि लगभग मेरे पास 60 से 75,000 लगभग वर्ड्स का स्टॉक पाइल हो गया था। लेकिन मेन अगर देखा जाए वर्ड्स, तो उसकी संख्या 20,000 ही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्ड्स का अलग अलग, अगर आप सेक्टर में जाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में जाएंगे, और अलग अलग अगर आप सब्जेक्ट की वर्ड लेंगे, तो वर्ड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कई लाख में मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेन जो सिंपली है वो 20 से 25,000 है। बाकी तो सफिक्स, प्रीफिक्स या एक्स्ट्रा जो है रूट लगा करके बना दिया जाता है। लेकिन ये भी वही बना सकता है जो इंग्लिश में काफ़ी टैलेंटेड है, जिसने इंग्लिश में पूरा महारत हासिल कर रखा है। ये भी सब नहीं बना सकता है। एग्ज़ाम में प्रीफिक्स सफिक्स लगाना अलग चीज़ है, स्पोकन में, राइटिंग में ऑल ऑफ ए सडन आपको अचानक प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ अप्लाई कर रखा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पे को मैंने पूछ रखा है, मैंने करवा रखा है। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग भी इसमें आज भी फेल्ड हैं, पहले भी नहीं आज भी फेल्ड हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश में जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, जो प्रैक्टिस में नहीं है, जिन्होंने कि केवल डिग्री लेके और कभी अपनी पढ़ाई का यूटिलाइजेशन नहीं किया, उन्हें भी दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं और फैकल्टी का क्या होता होगा, बीएससी का क्या होता होगा, बीटेक का क्या होता होगा। क्योंकि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं किसी ने साइंस फैकल्टी से पढ़ी है तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। मैं मानता हूँ कि साइंस फैकल्टी इंग्लिश में होती है, बहुत सारी आजकल की यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश टू इंग्लिश बोलवाते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज जो यूज़ होता है ना, वो सोसाइटी की लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आजकल हम लोग जो बोलते हैं ना, उस लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज अलग होती है। अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो वही एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई कर रहा है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाई कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि नेफ्रॉन के बारे में सोसाइटी में बोला जाएगा। नेफ्रॉन के बारे में कितना आदमी चर्चा करेगा यहाँ पर में। यहाँ क्या चर्चा करेगा कि पॉलिटिक्स कैसी है, यहाँ चर्चा क्या करेगा कि बताओ आज इस खेत में पैदावार कैसा है, इस साल की फसल कैसी है, इस साल कौन सा मुखिया चुन के आ रहा है, इस देश में क्या चल रहा है। तो इन मुद्दों के ऊपर लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसीलिए हमने जो है इसको प्रैक्टिस में लाया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2014 एक ऐसा टाइम था, 2014 या 15, जब मेरे घर से एक पेपर उठाने वाला आया था, जो पेपर उठा के लेके चला जाता है। लगभग मैंने 200 किलोग्राम न्यूज़पेपर सेल आउट किया था, 200 किलोग्राम, ठीक है, 200 किलोग्राम। तो मैंने कितना पढ़ा होगा, जबकि हिंदू न्यूज़पेपर थे सारे वो, और हिंदी न्यूज़पेपर जो है कुछ ही पेजेस में होते हैं। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की अगर आप बात करें, तो इसके जो पेपर की संख्या और हिंदू की पेपर की संख्या लगभग आपको 1/3 आधा मिलेगा। मतलब अगर 50 पेज आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया के मिलेंगे, तो हिंदू का आपको 20 या 22 पेज आपको मिलेंगे। और यही सत्य है, आज भी यही है। हिंदू कम पेजेस में अपना मैटर को छापता है, पब्लिश करता है, लेकिन उसका लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के लिए बेटर माना जाता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स से पकड़ अच्छी है, तो आप द हिंदू को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ गई बात बोलने की। तो भाई बोलना तो मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैं एज ए फैकल्टी रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ही बोलना पड़ता था, हमेशा ही बोलना पड़ता था। किसी न किसी से इंटरेक्शन करना होता था हमेशा। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, किसी दिन ऐसा होता था 8 घंटे इंग्लिश में ही बोलना पड़ता था।
अब कुछ प्रश्न आते हैं हमारे पास कि क्या सर आपको पूरी इंग्लिश आती है? बड़ा ही मजाक वाली बात करते हैं बच्चे। पूछते हैं सर पूरी, आपको तो पूरी आती होगी, आपने तो इतनी सारी जो है वो पढ़ी है। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी सब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति अगर 10 बार भी पीएचडी कर लेगा ना तो वो पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। अब आप कहोगे कैसे? तो सपोज करो किसी ने इंग्लिश में पीएचडी कर रखी है, तो किसी एक पे ही पर्टिकुलर पे तो रिसर्च कर रखा होगा। आर के नारायण पे कर रखा होगा, विलियम शेक्सपियर पे, विलियम वर्ड्सवर्थ पे, या किसी एक पे ही तो कर रखा होगा। अगर उसने विलियम वर्ड्सवर्थ पे कर रखा है तो इसका मतलब है विलियम शेक्सपियर को छोड़ दिया। अब विलियम शेक्सपियर पे कर रखा है, इसका मतलब उसने आर के नारायण को छोड़ दिया। तो कैसे आप कोई कह सकता है कि आपको पूरी इंग्लिश आती है? भाई पूरा कोई कुछ नहीं सीख सकता। अगर क्या लगता है आपको कि किसी ने पीएचडी कर ली तो उसको बहुत कुछ आता है, किसी ने एमए कर लिया तो बहुत कुछ आता है और सारा कुछ आता है? ऐसा कुछ नहीं है। हम जस्ट एक घूंट पीते हैं अपनी एजुकेशन का, एक घूंट और एक बूंद पीते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिग्री हो जाता है तो उनको लगता है मैं बहुत जानता हूँ, और यही उनकी असफलता का कारण बन जाता है। वो पास आउट हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ से और डिग्री को पास रख लेते हैं, उनको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है। वो अपने आप को कभी ना रेनोवेट नहीं करते, वो अपने आप को कभी ना अपडेट नहीं करते, और यही कारण है कि काफ़ी लर्नर्स इंग्लिश स्पोकन में या और सब्जेक्ट्स में पिछड़ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी पिछड़ जाते हैं। अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो जो पढ़े हैं वो सब भूल जाएंगे आप। अब क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर मीडियम था या कुछ और था? तो बहुत सारे हमारे बोलने वाले जहाँ भी मिलते थे हमें, तो मैं इंग्लिश में इंटरेक्शन शुरू कर देता था। जहाँ भी मिलते थे, जहाँ भी घूमने के लिए जाता था, हमारे यहाँ कोई आते थे, हम कहीं जाते थे, और कई बार मुझे इन समस्याओं का सामना भी करना पड़ा कि कई लोग मुझे कहते थे कि दिखाने का प्रयास करता है। आपको भी ऐसे ही होगा जब आप नए स्पीकर बनोगे, लेकिन जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, जब बिल्कुल आपके ऊपर आपका लैंग्वेज पर कमांड हो जाएगा, तो फिर आपसे नहीं बोलेगा कोई। लेकिन जब शुरू में आप स्टार्ट करोगे तो ज़रूर कहेगा 4 आदमी 5 आदमी कि ये दिखाने का, अरे क्या दिखाने का प्रयास करता है, ये भाषा ही तो है, क्या दिखा रहा हूँ मैं? कोई अर्थ को पलट थोड़ी रहा हूँ यहाँ पर मैं कोई अर्थक्वेक या कोई सुनामी थोड़ी ला रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जो है हमारे भारत में कुछ पीपल रहते हैं जो इस टाइप से क्रिटिसिज्म करते हैं। तो क्रिटिसिज्म होना भी ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म आपका नहीं होगा तो आप आगे कैसे मजबूती लाओगे, कैसे आप अपने अंदर सुधार करोगे? इसके बाद मैं टेलीविज़न की न्यूज़ सुनता था। 2014-15 के बाद जब इंटरनेट थोड़ा सक्रिय हुआ अच्छी तरीके से, डेटा जब उतना महंगा नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने मोबाइल फ़ोन से BBC न्यूज़ और भी बहुत सारे न्यूज़ इंग्लिश में सुना करता था। ज़्यादातर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा सुनता था इंग्लिश बोलने के लिए, और जो न्यूज़ मैं सुनता था उसको इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स या किसी दूसरे को सेम टू सेम बोलने की प्रयास करता था। जितना वर्ड्स हो सकता था, जितना मैटर मेरे दिमाग में आता था, उतना मैं बोलने का प्रयास करता था। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी जब GD कराता था, ग्रुप डिस्कशन, तो वहाँ भी मैं करंट टॉपिक को उठाता था और उनके ऊपर डिस्कस कराता था ग्रुप बनवा करके। तो इस टाइप से मैं टेलीविज़न में न्यूज़ सुनना शुरू किया। मोबाइल पे जब मोबाइल हो गया तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। मोबाइल में जब डेटा मतलब इजी हो गया, बहुत ही चीप हो गया, तो क्योंकि मोबाइल को कहीं भी कैरी करके ले जाता था, ठीक है। अब बात आई पहले की, तो क्या इन दिनों से पहले भी मैं कभी वर्ड याद किया था? बिल्कुल याद किया था। बचपन में जब मैं गांव में रहता था, जब मैं यहाँ रहता था, तो मेरे पास पॉकेट डिक्शनरी हुआ करती थी, और लगभग मुझे पॉकेट डिक्शनरी का 80 to 90% वर्ड याद रहता था। मतलब पॉकेट डिक्शनरी में लगभग 20 से 22,000 लगभग वर्ड्स होते हैं। ये किस साइज़ का पॉकेट डिक्शनरी लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, और किस टाइप की उसमें राइटिंग रहती है, लार्ज रहती है, स्मॉल रहती है। तो लगभग मैं उसमें से 15,000 60,000 वर्ड्स हमें याद रहते थे। 4-4 घंटे 5-5 घंटे डिबिया की लाइट में पढ़ते थे। लालटेन का बाद में व्यवस्था होता था, और जब तक हम 25-50-100 वर्ड याद नहीं करते थे तब तक हमारा दिल भरता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे आज मैंने इंग्लिश का ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, ये समझ लो आप। तो इस टाइप से जो है इंग्लिश को मैंने सीखा। अब प्रश्न आता है, कुछ बच्चे को बड़ा डर लग जाता है कि यार इतना मेहनत करना पड़ेगा इनकी तरह इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए, यार इतना अंदर जाना पड़ेगा, ज़िंदगी ही बीत जाएगी पूरी, इतना वर्ड्स याद करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में साधन नहीं था, इसीलिए इतना टाइम लगा।
आज के डेट में साधन है, आज के डेट में मोबाइल है, फ़ोन्स है, इंटरनेट है, आपका टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल्स हैं, आप जल्दी सीख सकते हैं। आप सुनिए और बोलिए, सुनिए और बोलिए। और मैंने कुछ टिप्स भी कुछ वीडियोस में बताए हैं, उनका इस्तेमाल करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लैंग्वेज कोई नहीं सिखा सकता है। अगर किसी को ये लगता है मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ सीख जाऊँगा, या उनके पास रहने लगूँगा, वहाँ सीख जाऊँगा, तो ये सब सारी कुछ एक्सक्यूज़ेज़ होती है। जब तक आपका दिल ना कहे कि हाँ मैं सीख जाऊँगा, आपका मन ना कहे कि मैं सीख जाऊँगा, तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए और इंग्लिश को आगे बढ़ाइए, इंग्लिश की लैंग्वेज को अच्छा करिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा नहीं करेंगे तो आप घर में तो अच्छा रह सकते हैं, कोई व्यवसाय भी आप अच्छा चला सकते हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन में दिक्कत होगी, आपको इंटरनेशनल लेवल पर में जॉब करने में दिक्कत होगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद,